बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज क्लास 9th के लिए इंग्लिश के लेक्चर में हम लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज इस एक्सरसाइज में हम पेज नंबर 9 और 10 पर मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 9 पर हम एडजेक्टिव से मुतल्लिक पढ़ेंगे और पेज नंबर 10 पर हम कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम अपने लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। आज के लेक्चर में हम पेज नंबर 9 पर मौजूद एक्सरसाइज के क्वेश्चन ए को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताना जरूरी समझता हूं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। एक इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मालूमात देता है। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी। ये किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के बारे में बताता है या फिर नंबर्स यानी तादाद या मिकदार के बारे में बताता है। एग्जाम्पल को देखिए। ए फेमस पोइट। पोइट नाउन है तो पोइट क्या है? फेमस है। फेमस जो है वो पोइट की मॉडिफिकेशन कर रहा है, लिहाजा फेमस जो है वो एडजेक्टिव हुआ। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इशफाक अहमद वाज ए डैश राइटर। फेम, फेमस, फेमसली, इनफेमस। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। इशफाक अहमद वाज ए फेमस राइटर। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 को देखिए बेटा। दिस इज ए वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। इंफॉर्मेटिव सी ऑप्शन आएगा बेटा इसमें। इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट को देखिए। माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट। एंजाइटी, एंशियस, एंजाइटीज या एंशियसली। बी ऑप्शन आप यहां पर पुट करेंगे। माई मदर बिकम्स एंशियस। माई मदर बिकम एंशियस। इसके बाद नंबर 4 पर देखिए। इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। इसमें बेटा आप ए ऑप्शन को पुट करेंगे यानी एडवाइजेबल। इसके बाद 5वीं स्टेटमेंट को देखिए। हु इज डैश फॉर दिस केओस। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सी, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव या रिस्पॉन्डेड। इसमें आप बी ऑप्शन को पुट करेंगे यानी रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस केओस। इसी लेसन की एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 10 खोल लीजिए। कंडीशनल टाइप 1 यानी ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल ऑफ दिस टाइप tells us that something will happen if a certain condition is fulfilled। इस तरह की कंडीशन ये जाहिर करती है कि अगर कोई खास शर्त पूरी कर दी जाए तो कोई वाकया रूनुमा होगा। द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। शर्त का पूरा करना जरूरी नहीं, यानी शर्त पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आमतौर पर कंडीशनल सेंटेंसेस के 2 हिस्से यानी 2 क्लासेस होते हैं। तो पहले हिस्से में कंडीशन यानी शर्त बयान की जाती है, जबकि दूसरे हिस्से में दूसरी क्लास में उसी शर्त का रिजल्ट बयान किया जाता है। जी, कंडीशन वाली क्लास का आगाज इफ से होता है और इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिजल्ट वाली क्लास में हम सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से जाहिर होता है। इफ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। इफ वाले हिस्से में आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रिजल्ट वाले हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर वो देर से आए तो वो उनकी बस छूट जाएगी। इन्हीं असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स। दिए गए वर्ब के जरिए इन सेंटेंसेस को मुकम्मल करें। हरी, गिव, इनवाइट, सेल, इन्फॉर्म, गो,
विन, हेल्प, अलाउ, प्ले। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ आई सी असलम आई विल इनवाइट हिम टू डिनर। विल या शैल के बाद आमतौर पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, लिहाजा हम इनवाइट की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट में इफ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी। अब इफ वाली क्लास में क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा हम यहां पर गो की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, इफ यू प्ले ट्रिक ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। इफ वाली क्लास में फर्स्ट फॉर्म, तो लिहाजा प्ले की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए, द फार्मर सेल ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। उसी तरह इफ वाली क्लास में सेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट को देखिए, आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन। जी बेटा, विल या शैल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सिक्स स्टेटमेंट को देखिए, आई शैल अलाउ यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। अब विल या शैल के बाद आप अलाउ की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सेवंथ स्टेटमेंट को देखते हैं। सेवंथ स्टेटमेंट में बेटा देखिए, विल यू गिव दिस बास्केट टू आंटी सोफी इफ यू सी हर। अब विल के बाद आप गिव की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एट्थ स्टेटमेंट को देखिए, इफ वी हरी वी विल कैच द बस। अब इफ वाली क्लास में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हरी की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नाइन्थ स्टेटमेंट को देखिए, विल यू इन्फॉर्म मी इफ यू आर गोइंग टू लेट। विल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। टेंथ स्टेटमेंट में देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। इफ पर तो विल या शैल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे यानी विन की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में तब्दील करने के लिए उसकी पहचान जरूरी है। तो आइए इसकी पहचान यानी रिकॉग्निशन को देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उस सेंटेंस का ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होगा। सेंटेंस को पहचानने के बाद आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, उसके बाद बाय और फिर आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहां पर एक बात नोट करना जरूरी है, वी यूज इज इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर थर्ड पर्सन ही शी इट और सिंगुलर नाउन। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम उसके साथ इज इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज एम विद आई, और हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज आर विद प्लूरल सब्जेक्ट दे वी यू आर प्लूरल नाउन्स, और हम दे वी यू आर या प्लूरल नाउन के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स में दिखाया गया है, शी लव्स हर चिल्ड्रन, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसे पैसिव में तब्दील करने के लिए पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसका हर चिल्ड्रन, उसके बाद इज एम आर में से आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। उसके बाद लव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लव्ड, उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट यानी शी का ऑब्जेक्टिव केस हर लिखेंगे। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, हर चिल्ड्रन आर लव्ड बाय हर। इसी तरह सेकंड एग्जांपल को देखिए, दे हेल्प अस इन द नीड ऑफ और। इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें अस है तो अस का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे वी, उसके बाद हम इज एम आर में से आर यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यानी दे है तो इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे देम, और ये हमारे पास इजाफी चीज है इन द आवर ऑफ नीड, ये हम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास जो सेंटेंस सामने आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, वी आर हेल्प्ड बाय देम इन द नीड ऑफ, इन द आवर ऑफ नीड। जी बेटा, आगे नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बेटा सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद इज़ेमार, इज़ेमार के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वी डू नॉट इंसल्ट द पुअर, वी डू नॉट इंसल्ट द पुअर। पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे द पुअर, अगर ये प्रोनाउन हो तो इसे हम तब्दील करेंगे, अगर ये प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन हो तो हम इसकी सिर्फ जगह को तब्दील करेंगे, उसकी कंडीशन को तब्दील नहीं करेंगे, यानी द पुअर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। द पुअर आर नॉट इंसल्टेड बाय अस। नेक्स्ट देखिए बेटा, शी डज नॉट टेल ए लाई, ए लाई इज नॉट टोल्ड बाय हर। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले आप इज़ेमार लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। डू आई इनवाइट हर टू डिनर। अब हर जो है सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव के शी होगा, तो शी के मुताबिक हमने इज लगाया। शी इज इनवाइटेड बाय हर टू डिनर। इसी तरह व्हेन, बाय, वेयर वाले जो सेंटेंसेस हैं उन्हें भी बाय, व्हेन, वेयर जो भी मतरूबा लफ्ज हो वो लगाकर आप उसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। वाई डज हिज फादर पनिश हर। वाई उसके बाद आपने इज लगाया क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है और हिम का सब्जेक्ट ही होगा। वाई इज ही पनिश्ड बाय हिज फादर। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बखूबी समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसके बारे में कोई इब्हाम हो या किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। थैंक यू।